हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई एम जेके। आज हम बताएंगे सेटअप ऑफ सीमेंट ब्लेंडिंग यूनिट। ये पहला स्टेप है सीमेंट बिजनेस में आने का। मैं तो बोलता हूं कि अगर आप ब्लेंडिंग यूनिट साथ में फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्लांट हो, बहुत ही बेहतरीन और प्रॉफिटेबल हो जाता है। ब्लेंडिंग यूनिट अगर आप फाइबर सीमेंट प्लांट लगाए हो साथ में तो प्रॉफिटेबल हो जाता है, क्योंकि इसमें भी ओपीसी यूज होना है और सीड प्लांट में भी ओपीसी यूज होना है। ब्लेंडिंग यूनिट में भी ओपीसी सीमेंट का यूज होना है और फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने में भी ओपीसी सीमेंट का ही यूज होता है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको बताएंगे कि रॉ मटेरियल कौन कौन सा यूज होता है, फ्लो डायग्राम क्या है ब्लेंडिंग यूनिट का, कितना लैंड का रिक्वायरमेंट आएगा, मैन पावर का रिक्वायरमेंट आएगा, कितना पावर कंजम्पशन होगा और क्या क्या चीज ध्यान देने वाली चीज होती है ब्लेंडिंग यूनिट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि रॉ मटेरियल क्या यूज होगा। दोस्त, ब्लेंडिंग यूनिट में आपको इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट से ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट खरीदना है। उसके लिए आपको लैंडेड कॉस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि हमारा लैंडेड कॉस्ट ओपीसी सीमेंट का कितना हो रहा है। मान लीजिए वो 3800 पर टन आया, इतने रेंज में रहता है, या 4000 या कभी कभी तो 4600 है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने में आप ओपीसी सीमेंट खरीद रहे हो। दूसरा मटेरियल यूज होता है फ्लाई ऐश, जो कि आपको थर्मल पावर प्लांट से लेना होता है, उसका बाय प्रोडक्ट होता है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होता है, जो फ्लाई ऐश है इसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। फ्लाई ऐश का क्वालिटी इंडियन स्टैंडर्ड नॉर्म से अच्छा ही होना चाहिए, उसके हर क्वालिटी पैरामीटर को मीट करे। यहां पर करीब 320 तक का ब्लेन आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप फ्लाई ऐश फाइन 320 ब्लेन का आप यूज कर रहे हो प्लस ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हो, तो इन दोनों का मिक्सिंग करके हम पोज़लाना पोर्टलैंड सीमेंट बनाते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ओपीसी सीमेंट लिए और प्लस फ्लाई ऐश लिए, इन दोनों का प्रॉपर ब्लेंडिंग किए और हमको मिल गया क्या, पोज़लाना पोर्टलैंड सीमेंट। इसमें क्या है वर्किंग प्रिंसिपल अगर हम बात करते हैं तो इसमें दोस्त ये है कि ओपीसी को हमने एक बिन में लिया, फ्लाई ऐश को एक बिन में लिया, प्रॉपर कांस्टेंट वेइंग स्केल के साथ में। अगर मान लीजिए कि हमको ओपीसी 65% यूज किए तो हमको जो फ्लाई ऐश है वो करीब 30 से 35% तक का आप यूज कर सकते हो। इन दोनों का प्रॉपर मिक्सिंग फ्लो शेयर मिक्सर में करते हैं और आउटलेट में हमेशा ऑटो सैंपलर के द्वारा चेकिंग करते रहते हैं कि जो क्वालिटी पैरामीटर है पीपीसी का वो कितना है। इससे हम पीपीसी बना लिए। अब बात आती है टाइप 1 फ्लो डायग्राम। अगर आपके फ्लाई ऐश की क्वालिटी अच्छी है, उसका ब्लेन 320 तक का है, तो बेस्ट है कि आप टाइप 1 यूज कीजिए। उस कंडीशन में क्या होगा कि आप बल्कर से फ्लाई ऐश लाइए, बल्कर से ओपीसी लाइए। फ्लाई ऐश के लिए अलग सर्ज बिन होना चाहिए, फाइन फ्लाई ऐश के लिए एक सर्ज बिन, ओपीसी सीमेंट के लिए एक सर्ज बिन या सैलो, ओपीसी सीमेंट के लिए वो लोड सेल माउंटेड होना चाहिए। ये पता चलता रहे कि कितना मटेरियल सर्ज बिन में इकट्ठा हो रहा है या ओपीसी सर्ज बिन में कितना ओपीसी इकट्ठा हो रहा है। फिर सर्ज बिन से मटेरियल को कंट्रोल बे में, इसके इनसाइड में ओपन एयर स्लाइड लगा होता है, उसके बाद में डिस्चार्ज स्पाउट होते हैं जहां पर मैनुअल गेट, न्यूमेटिक गेट, डोजिंग वाल्व होते हैं, उससे कंट्रोल बे में और डिस्चार्ज में सॉलिड फ्लो मीटर लगा रहता है। तो सर्ज बिन से मटेरियल को लिया जाता है कंट्रोल बिन में सॉलिड फ्लो मीटर के प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ में, सिंक्रोनाइजेशन के साथ में कंट्रोल बिन में मटेरियल को लिया गया। अब जो कंट्रोल बिन है इन दोनों से प्रॉपर रेशियो में कि हमको ओनली 30 to 35% हमको यूज करना है फ्लाई ऐश और 60 to 65% यूज करना है हमको ओपीसी सीमेंट। इन दोनों का प्रॉपर मिक्सिंग करते हैं कंटिन्यूअस फ्लो शेयर मिक्सर में, जहां पर ओपीसी और फ्लाई ऐश का प्रॉपर मिक्सिंग होती है और हमको प्राप्त हो जाता है पोज़लाना पोर्टलैंड सीमेंट। जो फ्लो शेयर मिक्सर का डिस्चार्ज सूट है वहां पर ऑटो सैंपलर लगा रहता है, वहां से प्रॉपर मैन पावर हर शिफ्ट में, हर घंटे में एज पर द रिक्वायरमेंट टेस्टिंग होती रहती है। पीसीपी सीमेंट की क्वालिटीज क्या है, एयर स्लाइड के द्वारा मटेरियल एलिवेटर में जाता है, एलिवेटर से मटेरियल जाता है सीमेंट सैलो में,
सीमेंट सैलो के डिस्चार्ज के बाद में पैकिंग प्लांट होता है जहां पर पैकिंग मशीन लगी होती है। उसके बाद में आप बोरी में या बल्कर में आप पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट का डिस्पैच आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि मान लीजिए कि आप ये ब्लेंडिंग यूनिट लगा रहे हो। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ब्लेंडिंग यूनिट आप लगा रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल वही होगा कि आपके आसपास में थर्मल पावर प्लांट है। आप जितना फ्लाई ऐश का लैंडेड कॉस्ट कम करेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा, जितना आप लैंडेड कॉस्ट फ्लाई ऐश का कम करेंगे। और फ्लाई ऐश करीब 250 या 200 रुपीज़ पर टन के हिसाब से आप थर्मल पावर प्लांट से खरीद सकते हो। वो केवल मेंटेनेंस चार्ज लेता है, फ्लाई ऐश का चार्ज नहीं लेता है। और फिर जो मेन आया वो लैंडेड कॉस्ट आया, तो आपको करीब 300-350 रुपीज़ पर टन के हिसाब से फ्लाई ऐश मिल जाता है। अब मान लीजिए कि आप जो फ्लाई ऐश ला रहे हो उसका क्वालिटी थोड़ा सा डिटीरिएट है, उसका जो फाइननेस है थोड़ा सा ज़्यादा है। मान लीजिए उसका जो ब्लेन है वो 250 है, मतलब कोर्स है, ज़्यादा फाइन नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको एक स्क्रीनिंग सिस्टम लगाना पड़ता है। स्क्रीनिंग सिस्टम में क्या है कि आप फ्लाई ऐश लाइए, कोर्स फ्लाई ऐश को लाइए, इसको फ्लाई ऐश सैलो में इकट्ठा कीजिए बल्कर के द्वारा। फ्लाई ऐश सैलो से इसको एलिवेटर से होता हुआ डायनेमिक सेपरेटर में फीड किया जाता है। डायनेमिक सेपरेटर में आप डिसाइड कर सकते हो कि कितना फाइन ब्लेन हमको चाहिए। मान लीजिए हमको 320 चाहिए, उसी के हिसाब से डायनेमिक सेपरेटर का आप आरपीएम फिक्स कर दीजिए। उसके बाद में वहाँ प्रॉपर स्क्रीनिंग हो जाएगा। फाइन्स साइक्लोन से होता हुआ मटेरियल एयर स्लाइड के थ्रू फाइन सर्च बिन में फ्लाई ऐश इकट्ठा हो जाएगा। जो रिजेक्ट निकला डायनेमिक सेपरेटर का कोर्स वो भी फ्लाई ऐश है। वो ऐसा नहीं है कि उसका जो ब्लेन है बहुत ही ज़्यादा है, नहीं, वो करीब 250-240 के रेंज में ही है। मान लीजिए कुछ अनबर्न कार्बन भी आ जाते हैं। अब जो फाइन फ्लाई ऐश है उसको अगेन जो टाइप 1 सर्किट का प्रोसेस था सेम उसी को अप्लाई कर देना है कि अब हमारा एक मिल गया क्या, फाइन फ्लाई ऐश। और दूसरा हमारा ओपीसी था ही, उसको हमने सर्ज बिन में या सैलो में इकट्ठा किए थे। यहाँ फ्लाई ऐश जो फाइन है और उधर ओपीसी, फिर अगेन कंट्रोल विन से पास करते हुए इसको हम प्लस एयर मिक्सर में प्रॉपर इसकी मिक्सिंग करते हैं और एलिवेटर से होता हुआ इसको हम सैलो में इकट्ठा करते हैं, जो कि बनाता है पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट। अब एक बात आती है कि हम तो ये स्क्रीनिंग सर्किट को लगाए, तो यहाँ पर हमको क्या मिला, कोर्स फ्लाई ऐश मिला। अब ये कोर्स फ्लाई ऐश का 3 ऑप्शन है, आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो। पहला है कि आप वहीं पर फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्लांट लगा लीजिए, उसमें भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट नहीं आएगा। आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स का अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। पैरेलल में आप ब्रिक्स भी बेचिए, पैरेलल में आप सीमेंट भी बेचिए। दूसरा है कि फाइबर सीमेंट का सीट बनाइए, उससे भी आपको प्रॉफिट मिलेगी। उसके लिए भी ओपीसी सीमेंट चाहिए, फ्लाई ऐश ब्रिक्स के लिए भी ओपीसी सीमेंट चाहिए, ब्लेंडिंग यूनिट के लिए भी ओपीसी सीमेंट चाहिए। इन तीनों का कम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए कोर्स फ्लाई ऐश है, आपके पास में एडिशनल कोई ग्राइंडिंग यूनिट है, आप वहाँ इसको आप भेज दीजिए और इसको वहाँ फीड करवा दीजिए। अगेन बाल मिल के इनलेट पे जाके बाल मिल में ग्राइंड हो जाएगा। तो अगेन इस फ्लाई ऐश का यूज कर सकते हैं, तो आपका कहीं वेस्टेज नहीं जाएगा। और इसके साथ में आप ओपीसी से 35% जो कि लो कॉस्ट में आपको फ्लाई ऐश मिला है, एडिशन करके आप सीमेंट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात आती है लैंड रिक्वायरमेंट का। इसमें दोस्त ऐसा नहीं है कि आपको लैंड लाइमस्टोन जहाँ हो वहीं, ये आप कहीं भी आप लगा सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा प्रॉफिट इस बिजनेस में लाना है तो जहाँ भी थर्मल पावर प्लांट है उसके आसपास में ही आप लैंड लीजिए। या अगर आपका थर्मल पावर प्लांट के पास में लैंड है तो आपको लैंड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ओपीसी सीमेंट प्लांट, सीमेंट इंटीग्रेटेड सीमेंट प्लांट से लाना है और प्रॉपर ब्लेंडिंग यूनिट लगाइए। और साथ में मैं तो बोलूँगा फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्लांट आप लगाइए ही लगाइए, फाइबर सीमेंट प्लांट का सीट आप लगाइए, क्योंकि आपको मार्केटिंग टीम तो रखनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग टीम ये भी बेचेगी, सीमेंट भी बेचेगी, फाइबर सीट भी बेचेगी, या वो आपका यूटिलाइजेशन हो सकता है फ्लाई ऐश ब्रिक्स बनाने में, उसका भी जो सेल आउट है उसको भी करने में वो सहायक होगा। आपको एक पंथ 3 काज हुआ।
जो लैंड हमको क्यों चाहिए, टोटल एक तो प्लांट सेटअप करने के लिए जहाँ पर फ्लो शेयर मिक्सर और सैलोज, फ्लाई एश सैलो, सीमेंट सैलो, स्क्रीनिंग सर्किट है तो सैलो की क्वांटिटी 3 या 4 हो जाती है। तो इन सब के लिए आपको लैंड का रिक्वायरमेंट होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये 1000 मीटर स्क्वायर एरिया से लेकर 6000 मीटर स्क्वायर एरिया छोटे से साइज में आप ब्लेंडिंग यूनिट आप लगा सकते हैं। अब हायर साइज में जाएंगे तो बात दूसरी है, लेकिन आप छोटे साइज में कि हमको ओनली 300 टन पर डे लगाना है, 500 टन पर डे तक का प्लांट लगाना है, तो आप यहाँ पर आप आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ भी तरीके से अगर देखा जाए तो CCR बिल्डिंग होगा, जो कि टोटल ओवरऑल ऑपरेशन प्लांट का कंट्रोल किया जाएगा। वहाँ से एडमिन बिल्डिंग, HR बिल्डिंग आप रखना चाहो तो रख सकते हो सेपरेट में। क्वालिटी लैब होना बहुत ज़रूरी है, वहीं से ही डिसाइड होगा कि जो कि आपका PPC सीमेंट बन रहा है वो उसका क्वालिटी पैरामीटर क्या है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ होना नहीं है, ये ध्यान में रहे। अगर आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो दिमाग में पहले ही बैठा लीजिए, हम जो सीमेंट बनाएंगे, जो मार्केट में सीमेंट बन रहा है उससे भी सुपीरियर क्वालिटी बनाएंगे। उस जो भी स्ट्रेंथ 28 डेज में आ रहा है उतना हमारा आएगा ही आएगा, उससे हम ज़्यादा लाएंगे। जो भी ऑटोक्लेव टेस्ट है, जो भी लीचेट्रियर टेस्ट है, उसमें हम पास करेंगे, ये ध्यान में रहे। इसके लिए क्वालिटी लैब होना बहुत ज़रूरी है। सीमेंट बना तो पैकिंग प्लांट होना ज़रूरी है, सीमेंट सैलो होगा, पैकिंग प्लांट होगा, इन सब के लिए आपको लैंड का ज़रूरत पड़ता है। अब आते हैं पावर का रिक्वायरमेंट। पावर यहाँ पर करीब करीब 1 किलोवाट आवर से लेके 5 किलोवाट आवर पर टन सीमेंट में काम करीब करीब हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, जो आप ब्लेंडिंग यूनिट लगाइए वो ये निर्धारित कीजिए कि पीक आवर का टाइम कितना है। पीक आवर के टाइम पे पावर का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, उसका जो यूनिट चार्जेस हैं वो ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए कि इवनिंग में पीक आवर चल रहा है 6 to 10, उस समय करीब 7 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट होता है, तो उस समय आप प्लांट को होल्ड कर लीजिए, उस समय मेंटेनेंस आप कर लीजिए। और जब नाइट चार्जेस में आएगा करीब 5 या 5.5 रुपीज़ पर यूनिट होता है, तो उस समय आप ब्लेंडिंग यूनिट लगाइए। तो वहाँ से आप जो पावर से सेविंग है ना, उसको आप सेविंग कीजिए। मेन मोटो यही होना चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, कि कितने मिनिमम पावर में हम करेंगे। सबसे ज़्यादा खर्चा किस में आता है? यही पावर में आता है। और सब तो फिक्स है कि अगर आपने 15 नंबर या 20 नंबर मैन पावर आपने रखा है तो फिक्स्ड कास्ट है, वो तो उतना जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप सेविंग कहाँ कर सकते हैं? आप बढ़िया प्रॉपर तरीके से प्लांट को चला के, फुल एफिशिएंसी के साथ में चला के, और कम पावर में प्लांट को आप चला रहे हो। लैंडेड कॉस्ट जितना मिनिमम कम कर सकते हो उसके हिसाब से आप लैंडेड कॉस्ट कम कीजिए। दोस्त, इसके लिए जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो करीब 20 से लेकर 75 नंबर तक होता है कि आपका प्लांट का कैपेसिटी कितना है। आप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड लगाना चाह रहे हैं, पैरेलल में ही आप फ्लाई एश ब्रिक्स प्लांट लगाते हैं, तो मैन पावर का जो रिक्वायरमेंट रिसप्लिंग है उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगा। अगर कहीं आइडलिंग आपको मैन पावर लग रहे हैं तो उसका यूज दूसरे प्लांट में हो जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। वैसे नॉर्मली जो रूल्स होते हैं कि आपके पास में HR टीम होनी चाहिए, फाइनेंस की टीम होनी चाहिए, अकाउंट्स की टीम होनी चाहिए, मार्केटिंग टीम होनी चाहिए, PMSC की टीम होनी चाहिए, इन्वायरमेंटल की टीम होनी चाहिए, क्वालिटी लैब होना चाहिए, उसका मैन पावर होना चाहिए। तो ये करीब 20 से लेकर 75 नंबर तक के बीच में होते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप कितने साइज तक का प्लांट आप लगा रहे हो। सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अप्रूवल या क्लियरेंस कितना लेना पड़ेगा, तो सबके लिए सेम ही है। आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ही पड़ेगा, आपको कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट लेना पड़ेगा कि आप प्लांट लगाने जा रहे हो गवर्नमेंट से, आपको कंसेंट फॉर ऑपरेशन लेना ही पड़ेगा कि आप प्लांट ऑपरेट करने जा रहे हो। अगर वाटर यूज करना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि हम वाटर यूज करने जा रहे हैं, रिवर से या बोरवेल से, कहीं से भी आपको परमिशन गवर्नमेंट से लेना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी आप यूज करोगे ही करोगे, उसके लिए आपको भी परमिशन लेना पड़ेगा, उसका कनेक्शन लेना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। लैंड यूज कर रहे हो उसके लिए भी प्रॉपर तरीके से यूज कर रहे हो। और कहाँ प्लांट लगा रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं वो इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, प्रॉपर तरीके से आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा कि हम यहाँ पर प्लांट लगाने जा रहे हैं। पब्लिक हियरिंग करनी पड़ेगी, जो भी आसपास में पब्लिक अफेक्टेड होंगे उनको क्या आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलफेयर देंगे, उनको नौकरियाँ देंगे, वो सब उनको बताएंगे।
वो सब रूल एंड रेगुलेशन के साथ में होंगी ही होंगी। फायर एंड सेफ्टी के लिए टीम आपको रखनी ही रखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। हम यहाँ प्लांट लगा रहे हैं तो हमारा जो सेफ्टी पैरामीटर है क्या क्या होना चाहिए, उसके लिए जो भी फायर फाइटिंग सिस्टम हम लगाएंगे उसको भी आपको बताना पड़ेगा, उसका भी आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आशा करते हैं आज आपको ये पता चला होगा ब्लेंडिंग यूनिट लगाने से क्या क्या फ़ायदा होगा। ये इनिशियल स्टार्टअप है सीमेंट बिजनेस के लिए। दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।